जितेंद्र से उड़ गए, अब कौन से लाए मेरी गृहस्थी। मेरे बेटा के बाद कुछ नहीं आया मेरे पास अभी। उसने आपकी जान दी तो उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए ना। रोते हुए ये कहना है 21 साल के जितेंद्र सिंह तंवर की मां सरोज देवी का। जितेंद्र सिंह तंवर बतौर अग्निवीर भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। करीब 2 महीने पहले 9 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक मुठभेड़ के बाद हुए सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान के अलवर जिले में नवलपुरा गांव में 3 छोटे छोटे कमरों का ये घर अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर का है। जमीन पर बैठी उनकी मां सरोज देवी बीमार हैं। वो अपने बेटे को याद कर रह कर रोने लगती हैं। जितेंद्र सिंह तंवर का परिवार इस बात से निराश है कि घटना के करीब 2 महीने बीत जाने तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। मेरे बेटा के बाद कुछ नहीं आया मेरे पास अभी। 1 करोड़ कुछ नहीं मिला मेरे को। मेरा बेटा को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मेरे परिवार में एक बच्चा की नौकरी मिलनी चाहिए। मेरी पेंशन बननी चाहिए जिससे मेरा गुजारा हो जाए। वो बाइक को लेके आए थे, बाइक का सब लेके आए थे, तो यहाँ पे गार्ड को ऑनर दिया था। उसके बाद में वो चले गए। उनसे पूछा था कि अब भाई के साथ में क्या कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जो हुआ जो हो गया। उसके बाद में उन्होंने कुछ बताया नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, ना ही कोई सेना की तरफ से अभी तक। किसी से एमएलए वगैरह से मिलना चाहते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आज समय नहीं है, कल आना, कल नहीं परसों आना। अभी तक कोई मदद नहीं। साल 2022 में भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुए जितेंद्र सिंह की 15 महीने की ही नौकरी हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। जितेंद्र की मां रोते हुए कहती हैं कि जितेंद्र ही गृहस्थी संभालता था, लेकिन अब उनकी गृहस्थी संभालने वाला कोई नहीं है। 7 साल पहले उसके पिताजी खत्म हो गए। उसके बाद जितेंद्र ही था, उस पर मैंने सब्र करा और पालन पोषण करा। अब जितेंद्र के बाद कुछ न बचा मेरे पास। बड़ा बेटा जो भी बीमार रहता है, अब उसके बाद मेरे पास कुछ न बचा। मेरे बेटे जाने के बाद मेरे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। जितेंद्र के रिश्तेदार और परिचित बताते हैं कि 2 महीने तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली, लेकिन हाल ही में जब संसद में अग्निवीर का मुद्दा उठा तो उसके बाद जितेंद्र के घर पर दिल्ली से फोन आने लगे। इसके बाद ही परिवार के खाते में 48 लाख रुपए जमा होने का मैसेज भी आया। 4 जुलाई को कल नाइट शाम को एक मैसेज आया है जिसमें 48 लाख रुपए का जिक्र किया, उसमें मैसेज है। लेकिन ये सब बहस मुद्दे होने के बाद में हुआ है। एक अग्निवीर का शहीद होना, इस तरह की खबर जब हमें मिली तो हमें पता लगा कि सरकार के द्वारा कुछ इस तरह के नियम हैं जो अग्निवीर के लिए ठीक नहीं है सर। अग्निवीर जैसे कि योजनाएं कुछ इस तरह की हैं जो उनको शहीद का दर्जा, जैसे उनको जो पहले एक आम शहीद को पैसा मिलता था। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। अभी आपने शहीद जितेंद्र सिंह तंवर का वीडियो आगे देखा और बाकी वीडियो आप देखते ही आ रहे हैं। और पूरे देश में एक नैरेटिव तो कम से कम बन ही गया है कि ये अग्निवीर न देश की सेना के लिए, न इस देश की सुरक्षा के लिए और न इस देश के युवाओं के लिए, किसी के लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन अभी तक का एक रिकॉर्ड जो इस पूरी, क्योंकि मुझे माफ़ करना, विशेष तौर से जो बीजेपी के वो समर्थक कि जिनको देश में और कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो मुझे माफ़ करें और 50 गाली दें और मेरी मौत की दुआ करें। हाँ,
कि आज तक जो भी 10 साल में जो निर्णय हुआ है, उस निर्णय के अंदर जब भी भले चाहे संसद में कानून हुआ है, पारित हुआ है, तो भी जो विपक्ष पहले पास था ही नहीं, जो था उसको भी बाहर आउट करके वो पास कर दिए गए। कोई बात नहीं, होता है। इस सरकार को मैं एक चीज़ मान सकता हूँ कि एक हिंदुओं की और एक राम की और एक कोई ऐसी परिपाटी लेके जो ये चलती आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म है कि एक एकाधिकार जो होता है, वो एकाधिकार गुजरात के मतलब जो भी नेता है, सीनियर नेता है, उन्होंने अपना इस पार्टी पे करने की कोशिश की हुई है। अब धीरे धीरे उनके अंदर भी वो हो रही है। तो अभी आप ये सोचिए कि कोई भी चाहे कानून हो तो संसद में कोई ज़रूरत नहीं वोटिंग करने की, न सहमति लेने की, और कोई भी पॉलिसी लागू करनी हो तो इस देश का एक ही व्यक्ति खुद ही निर्णय करता, और वो निर्णय प्रधानमंत्री का होता था। और देश की जनता को वो अच्छा लगे बुरा लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आज बिल्कुल ही अभी जो आपने वीडियो सुना उसमें क्लियर आ गया है कि यार जब शहीद की बॉडी घर में आ गई है, सीधी सी बात है, मैंने कल भी बोला कि जो व्यक्ति देश के लिए शहीद हो गया, लड़ते हुए शहीद हो गया है, अब उसके अंदर अग्निवीर या वो परमानेंट सैनिक की कोई बीच में खाई नहीं रह गई है। जब शहीद ही हो गया है, उसने सैनिक की ड्यूटी पूरी कर दी है। अब उसको सैनिक मान के उसको शहीद का दर्जा, उसके जो भी है वो लागू कर दो तो अच्छी बात है। और नहीं करोगे तो कभी न कभी कोई न कोई, तो आप कौन से सोच रहे हो कि भैया अब आने वाले पूरे ही सदियों तक आप ही रहोगे, कोई और सरकार नहीं आएगी। कोई सरकार हो सकता है दूसरी आए, वो कर दे, लेकिन कोई तो कोई करेगा। लेकिन अग्निवीर की जो हकीकत ये है, यही है। जिस अग्निवीर ने, एक ने सेना ने डिक्लेयर किया, उस अग्निवीर कैसे ख़त्म हुआ, किस परिस्थिति में ख़त्म हुआ है। एक और हुआ था जिसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था, उस घर का तो चिराग बुझ गया ना, और सेना की पैरामीटर में बुझा है। तो सेना के पैरामीटर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि उसको दिमाग के अंदर वो चीज़ है जो वो घुस जाती है। सीधी सी बात है। आज आगे के वीडियो में आप देखेंगे, जो क्लिपों में देखेंगे कि आज जब जो MT ऑफिसर होता है ना, मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर होता है हर यूनिट के अंदर, वो जब अपने CO को या उच्च अधिकारी को, ब्रिगेड कमांडर को या GOC को, कोर कमांडर को या इन्फेंट्री ड्यू कमांडर को जब कोई ड्राइवर मांगता है तो उस ड्राइवर का 5-6 जगह इंटरव्यू होता है, और कम से कम उसकी नौकरी कि उसका 9 साल का रिबन है कि नहीं है। 9 साल के रिबन के बगैर मैंने देखे हैं कि 99% ड्राइवर को GOC का ड्राइवर नहीं लगाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि 4 साल में वो बंदा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, और वापस आके क्या करेगा। आपके पास में कोई पॉलिसी नहीं है साहब। देश में इतनी बेरोजगारी पड़ी हुई है कि किसी को कुछ नहीं है, ठीक है ना। कृपया बस हम तो हमेशा ही एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, अग्निवीर लाके आपने सेना को। अब विशेष तौर से दूसरी बात मैं छाती ठोक के कहूँगा कि जब आप पहली सरकार है जिसने 1% DA दिया था, पहली सरकार है जिसने 14% आज़ादी के बाद 75 साल में पहली बार 14% का पे कमीशन दिया। दूसरा तो आपने देने का अभी नाम ही नहीं ले रहे हो, बात ही ख़त्म हो गई। तीसरा, पहली सरकार है, ठीक है ना, जो अपने जिद पे अड़ी हुई है कि जो करेंगे हम करेंगे। आप ही मानोगे OROP 2 पे हमने कितना भी कुछ भी लिख के दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके ऊपर किसी भी एक पेज के ऊपर भी, एक मांग के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, कूड़ेदान में डाल दिया, ठीक है ना। अब OROP 3 आ रही है, आने से पहले विसंगति शब्द उसमें जुड़ गया है, चाहे वो CDS का लेटर हो और चाहे अपना PMO का रिकमेंडेशन के लिए जाने वाला लेटर हो, दोनों के अंदर विसंगति शब्द जुड़ चुका है। तो जब आने से पहले ही उसमें विसंगति शब्द जुड़ गया है, अब CDA और PGDA को इसको ठीक करना है, इस विसंगति को। तो पहली बात तो पब्लिकली ये नहीं बताया गया कि वो विसंगति थी क्या, न तो CDA साहब ने बताया न सरकार ने बताया। लेकिन विसंगति तो 3 में भी है, वो पहले से ही सरकार ने स्वीकार कर लिया, और सरकार स्वीकार कर लिया कि विसंगति है,
और जब टेबल जारी करेंगे तो क्या बोलेंगे, हाँ पहले विसंगति थी, हमने देखो ना CDA साहब ने भी मीटिंग ली है, सरकार में ली है, अप्रूवल लिया, और उसके बाद में आपकी सारी विसंगतियाँ दूर करके हमने ये टेबल बनाई है। फिर आप चुपचाप बैठे रहना। अभी आपके पास में वक्त है कि आप PCDA या CGDA को आप अभी भेजिए, अपना जो भी एनोमली आपको पीछे से लगता है उसी को भेजिए, कि कम से कम वो ना तो रही जाए, उतना तो भेज सकते हो ना। मैं एक भेजूंगा, मेरा नहीं माना जाएगा। अगर कोई संगठन है, रजिस्टर्ड है, सील है, स्टैंप है, सब कुछ है, भाइयों भेजिए, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। ये भी आपके खाते में दिसंबर से पहले कुछ नहीं आने वाला है। वो भी अगर सरकार इस वित्त वर्ष में, इस मतलब जो अभी बैठ रहा है, जो संसद के अंदर बजट, इस बजट में इसको शामिल कर लेती है, तो फिर मैं कहूँगा कि इसमें क्या बढ़ा और क्या घटा और क्या बढ़ेगा। तो भाई पिछले 5 साल में ऐसा कोई अनाउंस नहीं घोषित हुआ सरकार की तरफ से कि जिसके अंदर आपका है जो पेमेंट बढ़े। अब उसमें बढ़ने के लिए सबसे बड़ा एक है कि जो 5 साल में जो आपका इंक्रीमेंट बढ़ा, जो सर्विंग सोल्जर का, उसका 50% आपकी बेसिक में जोड़ देंगे। ये होगी आपकी बढ़ोतरी। अगर सरकार ईमानदारी से काम करती है तो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन जो है कि भाई 50% होते ही हमें जो इसको बेसिक में मिला देंगे। चलो हमने मान लिए, आपने कैसा भी करके है जो वो कैसे भी कंट्रोल करके, स्टैटिक मैथमेटिक्स कंट्रोल करके आपने है जो 8वें साल भी 50% से ऊपर नहीं जाने दिया अपना DA को। धन्य है आपको। जबकि पिछले आप 75 सालों में चले जाओ, 7वें 8वें साल के अंदर 70 से 80% तक हमारी महंगाई भत्ता चला जाता। महंगाई उनसे कई गुना ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन आपने जो स्टैटिक फॉर्मूला GDP के लिए और इसके लिए अलग अलग जो रखा है, जो नहीं जानते वो बेचारे नहीं जानते हैं, लेकिन आपने जो ये मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो ना, ये आप अपने देश को ही गड्ढे में डाल रहे हो और देश के बंदों का, सभी का भविष्य गड्ढे में डाल रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है। तीसरी बात, ये एक ऐसी सरकार है जिसको सबसे पहले कोई भी चीज अगर कुछ ट्रायल करना हो, प्रयोग करना हो, तो देश की सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील संस्था सेना में प्रयोग करेंगे। अरे आपके पास में पैरामिलिट्री फोर्स पड़ी, उनमें पहले कर लो ना 2-4 साल, वहां कर लो पहले, वहां सक्सेस हो जाए तो फिर इधर भी ले आना, लेकिन नहीं, वहां करना है। कोई भी चीज करना है वहां करना है। आपने आते ही सबसे पहले कच्छा बनियान टॉवल जो बंद किया था, तो वो भी वाला सेना का ही किया। यानी कि आपको जो भी है, अब साल में 60,000 आदमी तीनों सेनाओं से पेंशन आते हैं, 60,000 एबो। अब उसके अंदर कौन से हैं ये 60,000, तो जो संख्या है, अब इसके अंदर कोई प्रीमेचर आता है वो काउंट नहीं है, जो मेडिकली बाहर निकलता वो काउंट नहीं है। अगर वो डाल दिया जाए तो वो और मतलब कम से कम 5-6 हज़ार हो जाएंगे, तो वो कम से कम 65 से 70 हज़ार हो जाते हैं। और आपने भर्ती करने की जो गाइडलाइन निकाली है 2023 के अंदर अग्निवीर की, तो आपने 40,000 सेना के लिए, थल सेना के लिए लिए और 6,000 आपने लिए एयरफोर्स और नेवी के लिए। 46,000 आप करेंगे और 20,000 सैनिक आप साल में इसमें भी काट देंगे। यानी कि बाहर कितने निकले, 65, 66, 70 हज़ार तक के करीब बाहर निकले। भाई मैं सब बोल रहा हूँ कि 60,000 तो है ही है, उसका तो एक फिगर है गवर्नमेंट का अनाउंस किया हुआ। लेकिन इसमें अलग जो आते हैं, प्रीमेचर आते हैं, जो भी आते हैं, मेडिकल आते हैं और किसी कारण से आते हैं, वो भी कम से कम साल भर में 6-7 हज़ार तो हो ही जाते हैं तीनों सेनाओं में। तो आप 20,000 की कटौती हर साल आप कर देंगे। तो किसी भाई ने बोला है कि भाई 75 साल के और 35 साल के अंदर जब हमारा देश 35वें साल में जाएगा ना, तब तक आप 10 साल के हिसाब से आप 1 लाख सैनिक भी कम कर देंगे। 1 लाख नहीं, सॉरी, अभी तो 24 चल रहा, 25 से आप ले लो, 35 साल, 11 साल ले लो, ठीक है ना, 11 दूनी 22, 2,20,000 सैनिक आप कम कर देंगे। अफसर जब हम भर्ती हुए थे तब भी अफसरों की कमी थी। हमने पूरी जिंदगी में ऑफिसरेटिंग ड्यूटी की अफसरों की जगह पे, क्योंकि अफसर कम थे। हमने ऑफिसरेटिंग अलाउंस लिया क्योंकि अफसर कम थे। हमने एज ए JCO
ऑफिसटिंग ड्यूटी की है। हमारी वो भी सैंक्शन कमांड से होके आती थी कि वो फलाना बंदा लायक है तो उसको ऑफिसटिंग ड्यूटी दीजिए। मैं अम्युनिशन टेक्नीशियन था तो OIC अम्युनिशन पॉइंट की ड्यूटी करता था। मुझे बाकायदा ड्यू कमांडर का अथॉरिटी मिलता था और मैं जाके ब्रिगेड में मीटिंग अटेंड करता था। कहने का मतलब ये कि अफसर की कमी तो सालों से चलती आ रही है। उस जो अफसर ये चाहते हैं उस शायद वैसे अफसर तो हो सकता है हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? कि इनको बाहर से अफसर लेना नहीं है, लेना ऑफिसर की कुटुंब से ही है, यानी कि अधिकारी के बच्चों को ही लेना है। तो जब वो बच्चे पैदा हुए, जब वो योग्य होंगे आने के लिए, तब उनको लिया जाएगा। अब यहाँ भी एक पेच फंस जाता है कि प्रेजेंट जो सिचुएशन आर्मी की है, जिस कंडीशन में आर्मी पहुँच गई है, वहाँ तो हर साल लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे ही बन गया उसको पता है कि 20 साल करो, कर्नली अपनी आ जाएगी और उस कर्नल के लेके भागो, पेंशनेबल नौकरी होगी अपनी, भागो। वो भाग जाता है और इस कंडीशन को देख के वो अपने बच्चों को इतना आगे एजुकेशन, क्योंकि उसके पास पैसा है, सब कुछ है, वो डॉक्टरी की सीटें लेगा, इंजीनियरिंग की सीटें लेगा, फॉरेन में भेज देगा अपने बच्चे को, दूर से देशों में पढ़ा लेगा, लेकिन सेना में बहुत कम भेजेगा। ये सिचुएशन आज चल रही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार से, रक्षा मंत्री जी को तो बोलना ही क्या है, साहब आप तो राउंड स्टैंप है, हो रक्षा मंत्री की स्टैंप भी हम आपको नहीं मानते हैं, क्योंकि वो तो कहना वही जो प्रधानमंत्री की सील है वही रक्षा मंत्री, मतलब जितना भी कैबिनेट है उनकी अपनी कोई सील नहीं है, उनकी सबकी एक गोल स्टैंप है कि ये लेटर है जो फलाने मंत्रालय का है, राउंड स्टैंप है। होता ना जैसे उस यूनिट का ये राउंड स्टैंप है, ठीक है ना। CO की सभी की अलग अलग सील होती है ना, ऐसे मंत्रियों की सील है वो नहीं के बराबर है, क्योंकि आखिर अप्रूवल कहाँ से होना है? मोदी जी से होना है। उद्घाटन किसने करना है? मोदी जी ने करना है। चाहे वो काम किसी मंत्रालय ने किया हो, जब तक मोदी जी उसका डोरी नहीं खींचेंगे, कैंची नहीं काटेंगे। आपने 10 साल में कितने कैबिनेट मंत्रियों को उद्घाटन करते हुए देख लिया, बता दीजिए आप ही। तो ये जिस तरह से कि जो है, मैं नहीं कहता, क्योंकि ये आज का वीडियो जो बीजेपी समर्थक का लोग है ना, वो गाली देंगे। मैं भी बीजेपी समर्थक हूँ और कसम खा के कहता हूँ कि बीजेपी समर्थक था। लेकिन अब जो पॉलिसियां आ रही है तो वो अभी अंदर घाव कर रही है, हम क्या करें? सोचने को मजबूर कर रही है, हम क्या करें? और तो थोड़ा बहुत सोचने का दिमाग आप भगवान ने दे दिया, हम क्या करें? सोचे बगैर रहा नहीं जाता। अब आ जाते हैं अपने जंतर मंत्र पे। तो जितने मैंने बताया ना, 4 पिलर तो मैंने अलग कर ही दिए कि भाई अपना लीक नहीं आएगा वहाँ पे, न सेना सेवा परिषद आएगा जो RSS बीजेपी का है वो नहीं आएगा, और तीसरा जो अपने सेटिस्फाई घर में बैठा वो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब चौथा वो आदमी है, ठीक है ना, जिसका कोई कंडीशन नहीं है कि वो 4 पे में पड़ा, किधर पड़ा, कैसे पड़ा, उसका कोई वो नहीं है। तो कहने का मतलब जो सैनिक जो प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं, वो जितने भी सैनिक प्रकोष्ठ में जुड़े हुए हैं, अफसरों के पीछे जुड़े हुए हैं, वो भी नहीं आएंगे। अब पीछे जो बचा हुआ 5वां कॉलम में कितने बच गए हैं जो जंतर मंतर पे धरना देने के लिए, तो वो जो बचे हुए हैं सैनिक हैं, उनमें भी अब जंतर मंतर पे कोई नहीं आने वाला है। जंतर मंतर पे आके कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ कोई धरना देने के लिए तैयार है। क्योंकि पहली बात तो पिछला 13 महीने का जो झगड़ा पंजाब का चल रहा है चंदे का, वो उसका मतलब सब हालत देख के, उनके आपस के फ़ोन जो हमारे पास बहुत आते हैं, वो फ़ोन सुन सुन के हमारे कान पक गए। किसने कितना खाया, किसने कितना खाया, किसने कितना खाया, वो पर्टिकुलर डाटा दे रहे हैं हमारे को, पर्टिकुलर नकली पर्चियाँ भेज रहे हैं, पर्टिकुलर बैंक का खाता नंबर, उन खाता नंबरों के मालिकों का नाम ले। लेकिन हम क्या करें भाई, तब हम नहीं थे साबका के अंदर, ना हम साबका में आज भी है। तुम्हारा झगड़ा वहाँ का है, हमें फ़ोन क्यों करते हो कि हम वीडियो बनाते हैं? तो वीडियो बनाने से क्या होगा भाई? हम तो लोगों को यही कहते हैं कि भाई, अब जब FEA बनाया था आपने, तो FEA ने भी अपना खर्चा निकाल के, उसने कैसे 8-10 हज़ार लाख रुपए का अपना बैंक बैलेंस बचा के रखा पड़ा है। वो उस सैनिकों का है, कभी मना नहीं किया FEA अध्यक्ष ने कि भाई हमारे पास बैलेंस नहीं बचा हुआ है। हाँ, साहब के पास में जो भर की मुठ्ठियाँ आई थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारे पास, जो हमें बोला था कि 6 लाख हमारे पास पड़े हैं जो FEA को देने हैं, वो भी उन्होंने अपना खर्चा करके, खेल खत्म, पैसा हजम। तो ऐसा भी देश के पूरे सैनिकों को बोलता हूँ भी ऐसा भी मत करो, ऐसा भी मत करो, ठीक है ना। क्या पाओगे उसके अंदर?
तो कहने का मतलब है भाई एकता के बगैर कुछ होना नहीं है। सैनिकों की एकता, ये जो 6 ग्रुप 5 जो पिलर में बटे हुए हैं, ये 5 में से 4 नहीं हो सकते तो 5 कहाँ से होंगे? तो कुछ नहीं मिलने वाला। इधर अग्निवीरों की कम भर्ती, सैनिकों की कटौती, पेंशन की कटौती, यानी कि आज सेना की कमज़ोर करने के लिए ये स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है कि भाई हमारे जो दुश्मन है चारों तरफ से, हमारा देश मैदान और समुद्र के किनारे है, और जो बाकी साइड से हमारा जितना भी है सब तरफ से हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर कुछ काम नहीं देगा। ये पैदल सैनिक ही काम देंगे। इन्हीं को मरना पड़ेगा, इन्हीं को चढ़ना पड़ेगा, इन्हीं को दुश्मन को मारना पड़ेगा। ठीक है ना? प्लेन मैदान में भले आप फाइटर कितनी उड़ाना, लेकिन आपके फाइटर वो वहाँ जाके मुश्किल है। तो पैदल सेना के बगैर आप सेना की कल्पना नहीं कर सकते, और आप उसकी कमज़ोरी कर रहे हो। एक रेजिमेंट की एक स्ट्रेंथ होती है, उसको कम कर रहे हो। वहाँ सैनिक को 2 तरह का कर रहे हो। एक सीओ जो कमांड कर रहा है, उसको ट्रेनिंग कैसी मिली है? अग्निवीर की ट्रेनिंग उसको नहीं मिली है कि आपको अग्निवीर को कैसे टैकल करना है। ठीक है ना? उसका कोई कैप्सूल कोर्स नहीं चला किसी अधिकारी, कमांड अधिकारी का। तो अब वो अग्निवीर को टैकल कैसे करें भाई? वो तो बोल रहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया हूँ, पैसे के हिसाब से आया हूँ और उसके पैसे के हिसाब से काम करूँगा। क्या कर लोगे आप उसका? क्योंकि जो रनिंग एक सिपाही है, उस सिपाही की बेसिक में और इसकी बेसिक में रात दिन का अंतर है। क्या कर लोगे आप? और जिसको पता है कि 5 साल 4थी साल में पता चलेगा कि 25% में कौन आ रहा है, तब तक 4 साल वो सारी की एक ही दिमागी मेंटलिटी रहेगी भी हम 4 साल में घर जाने वाले हैं। कोई देश के प्रति समर्पित नहीं रहेगा। वो गए पैसे के अपना ये साइन करके, ठीक है ना, एग्रीमेंट के ऊपर, पैसे के एग्रीमेंट के ऊपर। अब कम से कम ये भी हो जाए कि अरे भाई शहीद हो गया तो कम से कम तेरे घर वालों को, तेरी बीबी को, बच्चों को सब कुछ ज़िंदगी भर मिलेगा, तो भी कम से कम वो लड़ने के लिए आगे बढ़े। जब उसने 2-4 केस देख लिए कि उनको कुछ नहीं मिला, तो अब उनका भी मनोबल बैठ गया कि आगे जाके मरने से क्या फ़ायदा भाई? फलाना गया उसको कुछ नहीं मिला, वो मरा उसको कुछ नहीं मिला, वो मरा उसको कुछ नहीं मिला। तो ये संदेश सरकार अग्निवीरों को मिल चुका है। अब उनका भी एक माइंडसेट है। अब 25% बचेंगे कौन से? जिनको वो अधिकारी बचाएंगे। अब हम बोल रहे हैं सेवा प्रथा, सेना प्रथा, ये सब कुछ हटेगी कैसे? नहीं हट सकती, क्योंकि वो 25% वही कच्छा बनियान और वो अपना जो सेवादारी करने वाले हैं वही 25% बचेंगे, लड़ने वाले नहीं बचेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब विचारें, उसके हिसाब से आगे बढ़े। और बाकी ORP 3 का क्या होगा, जब पहले ही उसमें एनोमलीज का शब्द जुड़ गया है तो एनोमलीज तो होनी है। थैंक यू, जय हिंद। ये आप देख सकते हैं जो क्लियर लिखा हुआ कि नियोजित भर्ती प्रतिशत लगभग 46,000 है। सेना के लिए 40 और शेष 6 नौसेना वायुसेना के लिए। ये सेना का ही आदेश है, सेना का ही सब कुछ जो बताया हुआ है, किसी ने अपने हिसाब से नहीं है। और ये 20 अप्रैल 2024 को ये आर्टिकल गूगल पे अपलोड किया है। कोई चाहे तो देख सकता है। जय हिंद, जय भारत। जब हम चर्चा कर रहे थे, श्रवण कुमार जी थे देश के चोटी के पत्रकारों में विश्लेषक, तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर जो है ये जनता के साथ और देश के साथ बड़ी बेईमानी है। उन्होंने कहा कि कोई एक ऑब्जर्वर क्या एक पत्रिका आई है, उसमें ये आया कि 2035 तक पाकिस्तान और चाइना मिलकर हिंदुस्तान पे वार कर सकते हैं और 2035 तक भारतवर्ष की सेना 0 हो जाएगी। 4 साल में तो जनरल साहब कहते हैं कि हम जीप का ड्राइवर कौन बना दे, टैंक कैसे चलाएगा वो, तोप कैसे चलाएगा, मिसाइल कैसे चलाएगा। तो ये ड्रामा है। सेकंड, उन्होंने कहा कि ना उनको शहीदी का दर्जा, ना जो प्रॉफिट मिलने चाहिए थे वो। और दूसरा जो मेरा व्यक्तिगत राय है कि सेना हमारे 2 जगह काम आती है, देश की सुरक्षा के लिए, देश को अनुशासित करने के लिए, और रोजगार से जुड़ी है। बच्चों को रोजगार मिलता है उससे। तो आज बच्चों का रोजगार बंद कर दिया, देश की सुरक्षा को खतरा है। और उसी वक्त कह दिया था राजा बड़िंग जो MP भी हैं बट लुधियाना से और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं,
उसी वक्त ये कह दिया गया था कि ये गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, इन्होंने करोड़ रुपया नहीं दिया। करोड़ रुपया वहां की लोकल गवर्नमेंट ने दिया था, और वो भी 4 दिन की बदनामी के बाद दिया था। सबसे पहले पंजाब का बच्चा शहीद हुआ था, भारत सरकार कुछ नहीं देती, और उस राजनाथ सिंह ने खड़े होके, क्योंकि राजनाथ भी बेचारा क्या करे, एक पास हो बैठ जाए, एक पास हो बैठ जाए, डंडा रखे तो डराए रखे सारे। बड़ा ऊट काम हो रहा है, क्योंकि CIA स्टाफ है।